हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज इस क्लास में हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं। तो बच्चों, पहली बात तो ये है कि जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया तो उसमें हमने कुछ एनालिसिस किया, तो हमें ऐसा लगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, बस वीडियो खोला, कुछ थोड़ा बहुत उसमें से पढ़ लिया या स्किप करके उस वीडियो को आगे बढ़ गए। तो बच्चों, इस तरीके से तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। साइंस जैसा विषय एक निरंतरता आप बनाए रखोगे। देखो, जब आप वीडियो देखना स्टार्ट करते हो एज ए क्लास, बिल्कुल क्लास जैसा माहौल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपन यहाँ बैठे हैं, बगल में घर वाले बात कर रहे हैं, हम यहीं मोबाइल चला के बैठ गए, कहीं बाहर जाके बैठ गए। ऐसा नहीं चलेगा भाई। बिल्कुल बंद कमरे में मोबाइल रखें, आप उसमें लीड लगा लें वहीं से और मोबाइल चलाएं। बिल्कुल क्लास जैसा माहौल है, बिल्कुल शांत बंद कमरा हो और पूरा 1 घंटा हमें वहाँ बैठना है। ऐसा ना हो कि 10 मिनट अब देख लिए, फिर 5 मिनट देख लिए, फिर 10 मिनट देख लिए और ऐसे ही पूरा लेक्चर निकाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। बिल्कुल मोबाइल रखें और फुल ध्यान से उसको समझें कि टीचर क्या एक्सप्लेन कर रहा है। जब टीचर ढंग से एक्सप्लेन कर देगा पूरी बात, तब वो लिखने के लिए बोलेगा, तब लिखना है। ऐसा ना हो कि आप पहले ही धड़ाधड़ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ समझने का मतलब ही नहीं है। जैसे अपन क्लास में पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें घर पर पढ़ना है। बच्चों, इस लॉकडाउन के समय में अगर आप निरंतरता बनाए रखोगे और हमारा सहयोग करोगे तो आप देखोगे कि जब स्कूलें खुलेंगे उस समय आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। जब बच्चे पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो अपन कुछ बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके होंगे तब तक, और उसका बेनिफिट आपको आने वाले रिजल्ट में मिलेगा। BDS खेड़ली और GIS कठोमर की टीम बहुत सारी मेहनत के बाद इन वीडियो को बना रही है। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाना बहुत आसान प्रक्रिया है, बस खड़े हुए पढ़ा दिया ना, ऐसा नहीं है भाई। इसमें बहुत टेक्निकल काम करना होता है। पूरी टीम, कम से कम 10 लोग काम करते हैं, तब आपको ये वीडियो रेगुलर हम पहुंचा पा रहे हैं। तो अगर आप लोग अगर सहयोग नहीं करोगे तो भैया देखो, ये बंद कर दिए जाएंगे लेक्चर, कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको, है ना। जो भी लोग हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है उसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करते रहें, ठीक है, ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं इस लॉकडाउन के समय में उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं इनका बहुत ध्यान रखें। अच्छा, कोई क्वेश्चन आता है, टीचर बोलता है बेटा स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन खुद करके देखो, तो स्क्रीन पॉज करें और अपना खुद का दिमाग उसमें अप्लाई करें। 1 घंटे का वीडियो भले आपसे 1.5 घंटे या 2 घंटे में दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई कंसेप्ट आपको लगे कि नहीं समझ में आया तो आप बैक जाओ उस पर और दोबारा से उस वीडियो को देखो। तब तक देखो तब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका रह जाता है तो आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बोल सकते हो। और हाँ, विशेषकर मैं फिजिक्स के लिए बोल रहा हूँ, जो बच्चे वीडियोस देखते हैं वो कमेंट में अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे। मैं चेक करूँगा इस वीडियो से। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उन्हें अपना नाम और रोल नंबर और स्कूल का नाम कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं उसको आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। हर वीडियो मेरा नंबर है, इस वीडियो में भी स्क्रीन पर मैं आपको नंबर डलवा दूंगा। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। ध्यान से देखिएगा। चैप्टर का नाम है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। मेनली हमें इसमें एक गाउस लॉ पढ़ना है और उसके कुछ यूजेज हैं जो पढ़ने हैं। गाउस का नियम पढ़ने से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स क्या है। बच्चों, ये चैप्टर जैसे यहाँ विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर जब हम 8 पढ़ रहे होंगे तो हम चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे। बिल्कुल इसकी कॉपी है, 90 पाठ में पढ़ेंगे तो बिल्कुल इसकी कॉपी है वो, एकदम बिल्कुल। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, मैं ये स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना। ऐसे सोचिए आप कि हमारा यहाँ एक विद्युत क्षेत्र है। देखो, मैंने आपको बताया था कि हम विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है सपोज, ठीक है।
विद्युत क्षेत्र का नाम है ई वेक्टर। दो परिभाषाएं बनेंगी, अच्छे से देखना ध्यान से। इधर हमारा एक विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, बहुत सारे एरो समझो तीर, बहुत सारे तीर मेरी ओर से उस दीवार की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे तीर। अब इस विद्युत क्षेत्र में अगर मैं कोई क्षेत्रफल रख दूं, जैसे मैंने मेरा हाथ रख दिया, सपोज बहुत सारे तीर मेरी ओर से उस दीवार की ओर जा रहे हैं, मतलब बहुत सारा विद्युत क्षेत्र है, उसमें आपने कोई क्षेत्रफल रख दिया, जैसे मैंने मेरा हाथ रख दिया, समझिए आप बात को, है ना। तो इस हाथ में होकर कुछ तीर निकलेंगे, मतलब उस क्षेत्रफल में होके जितना विद्युत क्षेत्र गुजरेगा वही विद्युत फ्लक्स है। ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने कोई क्षेत्रफल रख दिया, अल्पांश क्षेत्रफल ds। क्या रखा है मैंने? अल्पांश क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र में इस अल्पांश क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं वो है विद्युत फ्लक्स। बहुत इजी परिभाषा है। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन होगी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल, हमने एक विद्युत क्षेत्र लिया और उस विद्युत क्षेत्र में हमने एक छोटा सा कोई क्षेत्रफल रख दिया, अल्पांश क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये तो इसका फिजिकल मतलब है कि विद्युत फ्लक्स एक्चुअल में है क्या चीज। दोबारा समझाता हूं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा समझना कि एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत बल रेखाएं, मतलब तीर समझो आप तो, कि बहुत सारे तीर हैं बोर्ड की तरफ, मान लो बहुत सारे तीर जा रहे हैं और मैंने मेरा हाथ रख दिया, तो इस हाथ में से कितने तीर गुजर रहे हैं, तीर का मतलब कितनी विद्युत बल रेखाएं, हमने पढ़ी है पिछले पाठ में, गुजर रही हैं, उसे बोलते हैं हम विद्युत फ्लक्स। परिभाषा उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस सतह का विद्युत फ्लक्स कहलाती है। एक परिभाषा तो इसकी है। दूसरी परिभाषा पढ़ने से पहले मैं आपको दो शब्दों के बारे में बोलता हूं भाई, ठीक है ना। वो है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश। देखो दिमाग लगाना, एक तो बच्चों नाम आता है क्षेत्रफल का और एक नाम आता है क्षेत्रफल सदिश का। पहली बात, क्षेत्रफल अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश। इसकी दिशा होती है, अंदर फिल कराऊं उसके बाद आऊंगा, दिशा नहीं बताऊंगा। मेरा ये हाथ है, अब मैं कहूँ हाथ का क्षेत्रफल कहाँ है, यहां तक विचार करें आप, हाथ का क्षेत्रफल क्या है। तो जो हिस्सा आपको हाथ का दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है हाथ का, ये वाला हिस्सा, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? क्षेत्रफल। और मैं कहूँ क्षेत्रफल सदिश कहाँ है? क्षेत्रफल का प्रतीक मान लो मैंने ds ले लिया, सरफेस लिया इस वजह से। और क्षेत्रफल सदिश कहाँ है बच्चों? क्षेत्रफल सदिश इस क्षेत्रफल के, मतलब इस सतह के, मतलब इस तल के लंबवत होगा। ये वाली जो उंगली है, या मान लीजिए मार्कर जो है, वो इस हाथ का क्षेत्रफल सदिश है। इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है, दोनों ओर हो सकता है। मेरी बात है, दोबारा समझें आप। एक नाम तो है क्षेत्रफल और दूसरा नाम है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल बोर्ड की बात कर लेते हैं चलो। तो क्षेत्रफल बोर्ड का वो हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा? वो इसके सतह के लंबवत होगा। अब आप इच्छा अनुसार बाहर भी ले सकते हो और अंदर भी ले सकते हो। तो क्षेत्रफल सदिश का प्रतीक है ds वेक्टर। पहले दो नाम क्लियर कर लीजिए, कौन कौन से? क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश। मैं कहूँ इस हाथ का क्षेत्रफल कहाँ है, तो जो दिख रहा है वो इस हाथ का क्षेत्रफल है। और इस हाथ का क्षेत्रफल सदिश कहाँ है? ये उंगली इस हाथ का क्षेत्रफल सदिश है। दो नाम बोले हैं मैंने, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश।
दूसरी बात, दोनों आपस में लंबवत हैं। क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल सदिश के लंबवत है। क्वेश्चन ऐसे आया करेंगे कि एक कुंडली का तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण बना रहा है। कुंडली का तल 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो क्षेत्रफल सदिश कितना कोण बनाएगा पता है? 90 डिग्री में से कम कर देना। 90 डिग्री से कम क्यों किया? ये सतह और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। ये बात आप रट लेना कि जो कोण तल का है, थीटा अगर कोण तल का है, तो क्षेत्रफल सदिश का कोण 90 माइनस थीटा काम में लेना होगा। छोड़िए उस बात को, जब आएगी तो मैं दोबारा दोहराऊंगा। फिलहाल आपको विद्युत फ्लक्स की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं उन्हें कहूंगा मैं विद्युत फ्लक्स। एक फॉर्मूला है, उससे भी एक परिभाषा बन जाती है, ध्यान से देखना। दूसरी परिभाषा क्या है इसकी? फ्लक्स, जैसे मैं अल्पांश की बात कर रहा हूं तो अल्पांश का फ्लक्स होगा डी फाई। फ्लक्स का प्रतीक है फाई। अब चूंकि कोर्स में दो फ्लक्स हैं, विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स के लिए हम यहां ई लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और चुंबकीय फ्लक्स की बात करूंगा तो बी लगा दिया करूंगा। तो यहां जो फ्लक्स का सूत्र बनता है डी फाई ई, लिख दूं इसको वहीं से, बराबर इसका सूत्र है ई वेक्टर। ई वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश बोलेंगे हम, डॉट डीएस वेक्टर। सदिश का दो प्रकार से गुणन होता है ना, आपको पता है ना, अदिश गुणन और सदिश गुणन। तो डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन है ना। सूत्र यह कहता है कि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स है। थोड़ा और ढंग से शब्दों में बोलूं तो विद्युत क्षेत्र सदिश तथा डीएस वेक्टर को क्या नाम दूंगा? क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। ये डॉट है ना, डॉट का मतलब अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। बच्चों, विद्युत फ्लक्स की दो डेफिनेशन है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना, बार बार देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें बहुत सारा टाइम है। विद्युत फ्लक्स क्या है? इधर देखना मेरी तरफ, उसको छोड़ो, बोर्ड को रहने देना। कि बहुत सारे तीर गुजर रहे हैं, उनमें अगर मैंने हाथ रख दिया तो मेरे हाथ से जितने तीर पास होंगे वो विद्युत फ्लक्स है। मतलब विद्युत क्षेत्र में अगर हमने कोई क्षेत्रफल रख दिया तो उस क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं वो विद्युत फ्लक्स है। पहली परिभाषा तो लिखेंगे हम, विद्युत क्षेत्र में स्थित अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। दूसरी डेफिनेशन, इस सूत्र को याद कर लो अच्छे से, डी फाई, ई लगाओ मत लगाओ वो आपकी इच्छा अनुसार है। डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो सूत्र से ही परिभाषा बना दीजिए। क्या परिभाषा बनेगी? देखना, परिभाषा बनेगी कि विद्युत क्षेत्र सदिश मतलब ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश यानी कि डीएस वेक्टर का अदिश गुणनफल विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अगर इस सूत्र को थोड़ा और डिटेल में लिखें तो एक सूत्र यही बन जाएगा कि देखो डी फाई ई बराबर डॉट खोलें, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए भी कॉस थीटा आता है तो यहां से आ जाएगा इसी तरीके से ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। और जो थीटा है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको क्वेश्चन में फंसाएगा कि बच्चे ये तो लिख देते हैं, सबको रटा हुआ है ये। अगर मैं जनरल रूप में बात करूं तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। देख लो ध्यान से कितने सूत्र बढ़ता हूं उसके। फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या इसी को मैं चाहूं तो ई एस कॉस थीटा लिख सकता हूं ना। इसमें ये थीटा क्या है? थीटा ई वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश तथा एस वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण है।
मध्य का कोण। थीटा जो है ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का कोण है। सवाल कैसे देगा आपको, ई वेक्टर की वैल्यू दे देगा, ई की वैल्यू देगा, एस की वैल्यू देगा, और वो कोण देगा तल का, कि तल 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पर मुझे तो एस वेक्टर का कोण चाहिए ना भैया, तो 90 में से उसको माइनस करना होगा। समय आने पर मैं क्वेश्चन में दिखा दूंगा। चलिए, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो देखो भैया, ई के दो मात्रक हैं, न्यूटन बटे कूलाम और वोल्ट बटे मीटर। आपको मैंने लिखाया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक हैं, न्यूटन बटे कूलाम और वोल्ट बटे मीटर। एस मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा का तो कोई मात्रक होता ही नहीं है, तो इसका एक मात्रक तो बन गया न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, मीटर ने मीटर को मार दिया तो दूसरा बना वोल्ट इंटू मीटर, और तीसरा एक इसका स्टैंडर्ड मात्रक है बच्चों, वेबर, डब्ल्यू स्मॉल बी। क्या मात्रक है? वेबर। तो इसके तीन मात्रक हो गए, न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, वोल्ट इंटू मीटर और वेबर। ये हो गया इसका मात्रक। अगर मैं बात करूं विमा की, तो विमा यहां से आसानी से निकल सकती है। न्यूटन का मतलब बल, मतलब m1 L1 T-2, कूलाम A1 T1 और मीटर स्क्वायर L2। तो जो विमा निकल के आएगी बच्चों, वो निकल के आएगी m1 L3 T-3 A-1। और ये अदिश राशि है, ध्यान रखना। कैसी राशि है? फ्लक्स अदिश। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि फ्लक्स जो है वो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के कौन से गुणा से मिल रहा है? अदिश गुणन से। और जो राशियां अदिश गुणन से प्राप्त होती हैं वो कैसी होती हैं? अदिश। कुछ समझ में आया? एक बार आप ढंग से पूरा नोट करें, फिर दोबारा देखते हैं इसको। हेडिंग लिखिएगा बच्चों, विद्युत फ्लक्स। लिखो, चलो नोट करो। हेडिंग लिखें आप, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो फाई ई, विद्युत फ्लक्स फाई ई। इसके अंदर लिखिए, लिखो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में स्थित, बोर्ड पे लिखी हुई है, वो डेफिनेशन बोल रहा हूं, समझते रहना। एक विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखें, अथवा। एक डेफिनेशन ये हो गई इसकी। दूसरी डेफिनेशन देखिए, अथवा। अथवा करके इस सूत्र से मुझे डेफिनेशन बनानी है ना। लिखिए, अथवा करके लिखिए, विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर है ना, विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश का डॉट का मतलब है अदिश गुणनफल। विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। ये वाला डायग्राम बना लें। जैसे ये सतह है तो इसका डीएस वेक्टर इसके लंबवत रहेगा इस तरीके से। डीएस वेक्टर इसके लंबवत रहेगा, मतलब इधर है ना, ऐसे
ये डी एस वेक्टर है और इधर आपका ई वेक्टर है और बीच में एंगल मान लिया मैंने थीटा। ये डायग्राम बनाएं, स्क्रीन पॉज करके बना लें ना, ये लिख लें और ये लिख लें, दोनों लिख लें, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और इसके नीचे लिख दें डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, स्टार लगाए नीचे, स्टार लगा के लिखे नीचे जहां थीटा, इंपॉर्टेंट बात है भैया, जहां थीटा ई जो कोण है, जहां थीटा ई वेक्टर तथा एस वेक्टर के मध्य का कोण है। इंपॉर्टेंट बात, जहां थीटा ई वेक्टर तथा एस वेक्टर के मध्य का कोण है, जहां थीटा ई वेक्टर तथा एस वेक्टर के मध्य का कोण है, कोण है। ठीक है, एक स्टार और लगाओ, एक स्टार और लगाओ और उसमें लिखो, स्टार में लिखो यदि प्रश्न में, एक स्टार और लगाएं और उसमें लिखें यदि प्रश्न में विद्युत क्षेत्र, यदि प्रश्न में विद्युत क्षेत्र, यदि प्रश्न में विद्युत क्षेत्र तथा तल, यदि प्रश्न में विद्युत क्षेत्र तथा तल या ब्रैकेट में सतह है, यदि प्रश्न में विद्युत क्षेत्र तथा तल के मध्य का कोण दिया जाए, यदि प्रश्न में विद्युत क्षेत्र तथा तल के मध्य का कोण दिया जाए, कोण थीटा दिया जाए, यदि प्रश्न में विद्युत क्षेत्र तथा तल के मध्य का कोण थीटा दिया जाए तो हम 90 माइनस थीटा काम में लेंगे। याद रखना, अगर तल का कोण थीटा दे तो क्षेत्रफल सदिश कितना कोण बनाएगा, 90 माइनस थीटा, इसलिए मैं 90 माइनस थीटा काम में लूंगा। यदि प्रश्न में विद्युत क्षेत्र तथा तल के मध्य का कोण थीटा दिया जाए तो हम 90 माइनस थीटा काम में लेंगे, तो हम 90 माइनस थीटा काम में लेंगे। क्लियर है ना बिल्कुल एकदम? फटाफट मात्रक लिख दे, मात्रक न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, वोल्ट इंटू मीटर और वेबर, तीनों लिख दे जल्दी से। इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, कॉमा वोल्ट इंटू मीटर तथा वेबर होता है, वेबर होता है। मात्रक हो गया, बेमा निकाल लें, बेमा जल्दी से रफ्तार में। मात्रक हो गया, बेमा हो गई और लिख दे अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। कैसी राशि है? अदिश। क्लियर सब? यहां तक सब ठीक है? कुछ छोटी मोटी बातें और कर ले इसके बारे में। देखो, 2-3 तरह के सूत्र और बन सकते हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी। अभी आपको मैंने बताया, नोट लगाएंगे और नोट में इनको देखेंगे जल्दी से ना। अभी आपको मैंने बताया कि भैया देखो, अल्पांश का जो प्लस का डी फाई ई विद्युत क्षेत्र के लिए वो होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अतः ये तो अल्पांश का है, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? अच्छा, जब डी फाई आ चुका है और फाई ई निकालना है तो कुल निकालने का एक तरीका है कि आप उसका इंटीग्रेट कर दीजिए, समाकलन कर दें। इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। सही है? तो इसका तो इंटीग्रेशन निकल के आएगा फाई ई कुल फ्लक्स इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये सूत्र बनता है।
अब इसमें भी दो सूत्र हैं, एक तो आप ऐसा देखोगे और एक आप देखा करोगे फाई ई बराबर इंटीग्रेशन में ऐसा गोला लगा दिया करूंगा मैं। इसको बोलते हैं बच्चों क्लोज इंटीग्रेशन। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। पहला फॉर्मूला है फाई ई बराबर इंटीग्रेशन मतलब समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये तो है खुले पथ के लिए। आपको लगे कि आकृति खुली है, जैसे तार है, सिंपल तार है या कोई सिंपल सतह है, कोई खुली आकृति अगर लगे तो सिंपल इंटीग्रेशन। और तुम्हें लगे कि यार बंद आकृति है, यह पथ हमारा बंद है, तो बंद पथ के लिए कौन सा इंटीग्रेशन करोगे आप? क्लोज इंटीग्रेशन। दो फॉर्मूले हैं बच्चों, पहला तो है फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और दूसरा है फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन। ये बंद पथ के लिए है, याद रखना, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो आप इसको भी जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। फिर एक आध क्वेश्चंस देखते हैं, ढंग से जल्दी रफ्तार में लिखें इसको। तू प्यार है किसी और देखिए भाई, क्वेश्चन देखे हैं ना, बुक निकाल लें, पेज नंबर 28 और इसमें है एग्जाम्पल नंबर 2.1, उदाहरण नंबर 2.1। बोल रहा है ई वेक्टर आपको दिया हुआ, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर आपको दिया हुआ है कितना? 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट मीटर इनवर्स ई वेक्टर दे रखा है। में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर आपको दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात -3 जे कैप मीटर स्क्वायर। मतलब आपको ई वेक्टर का मान दिया है, आपको एस वेक्टर का मान दिया है। पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। फाई ई का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सवाल है, आप स्क्रीन पॉज करें और ट्राई करें। अभी जो फॉर्मूले बताए उनमें से कोई लग रहा होगा, स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो। चलो मैं इसका आंसर बोलता हूं, आप कर चुके होंगे शायद। सर ये आपका मानना है कि हम कर चुके होंगे? हाँ, हम बदल सकते हैं क्या? जब टीचर क्लास में मूड फोर के मर जाता है आप लोगों से, बच्चों पढ़ लो पढ़ लो, अब तो सिंह साहब ऑनलाइन सिस्टम है, कैसे पढ़ लेंगे? ई वेक्टर है, एस वेक्टर है, फाई चाहिए, तो फाई का फॉर्मूला है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो फाई ई बराबर ई वेक्टर कितना है भैया? 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप का डॉट करना है एस वेक्टर, यानी कि 5 गुणा 10 की घात -3 जे कैप से। तो उम्मीद है डॉट करना तो आपको आता ही होगा। डॉट कैसे करते हैं बच्चों? आई कैप के गुणांक का आई कैप के गुणांक से। आई कैप का गुणांक कितना है? 200 यहाँ है ही नहीं है तो गुणा ही नहीं करेंगे, 0 मान लिया जाएगा। जे कैप के गुणांक का जे कैप के गुणांक से। तो जे कैप कितना है? 300 का गुणा करना है इस संख्या से, तो ये आ गया 15 गुणा 10 की घात -1। कुल मिला करके फाई ई निकल के आया 1.5। अब आपकी इच्छा है कि आप कौन सा मात्रक लगाना चाहते हो, तो इसी के हिसाब से मात्रक सेट कर लें। तो यह आएगा वोल्ट मीटर इनवर्स। सॉरी मैंने कुछ गलत कहा, सॉरी, वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स क्यों आएगा? वोल्ट इंटू मीटर। आप चाहो तो न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, वेबर भी लिख सकते हो, जो मुझे अच्छा लगा मैंने लिख दिया। ठीक है भैया, जल्दी नोट करें। चलो फिर देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2.3। ठीक है, पहले ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2.1।
नोट करो, लिखो, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे करो। और एग्जाम्पल नंबर 2.3 देखो पर क्या कह रहा है। 2.3 पढ़ो, बहुत ध्यान लगाकर पढ़िए, सब अपनी अपनी बुक में पढ़िए। पेज नंबर 28 पर एग्जाम्पल नंबर 2.3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट, एक वृत्ताकार शीट है जिसकी त्रिज्या मुझे दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में मार दिया। आगे बढ़िएगा भाई। इस शीट को एक समान विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, 5 गुणा 10 की घात प्लस 5 विद्युत क्षेत्र ई का मान दे रखा है, 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट मीटर इनवर्स। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। में इस प्रकार रखा गया है, जो वृत्ताकार शीट थी इतने त्रिज्या की, उसे इतने विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि इसका तल, किसका तल, वृत्ताकार शीट का तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। बेटा ये जो कोण दिया है क्या डीएस वेक्टर का है क्या, ना, उसके तल का है। मतलब मैं थीटा कहाँ में लूंगा, 90 - 30। समझने वाली बात। उसके बाद बोल रहा है शीट से पारित फ्लक्स ज्ञात करो। अब ये सवाल बच्चों वाला है। अब हमें फाई ई का मान ज्ञात करना है। तो भैया फाई ई हमने पढ़ाया साहब, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर पढ़ाया आपने, बिल्कुल पढ़ाया हमने। पर सवाल अदिश रूप में है तो क्या फॉर्मूले को मैं ई एस कॉस थीटा लिख दूं क्या। और जब इसने वृत्ताकार की बात की है तो क्या एस को पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं क्या। ये सूत्र खेले और इसमें सारे मान जमा दो, अपने आप उत्तर अपने पास आ जाएगा। ई का मान 5 गुणा 10 की घात 5, पाई का मान ले 3.14 गुणा आर स्क्वायर बोले तो 25 गुणा 10 की घात -4 और cos 60 बोले तो 1/2। सॉल्व करियो। फाई ई बराबर 5 गुना कर ले, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 और 2 7, बहुत बढ़िया। और 5 तिया 15, 15.70 गुणा 25 गुणा 1/2 गुणा 10 की घात 1। समझ में आया। फाई ई बराबर 0, 25 सत्ते 175, बिल्कुल सही है। का 5 हासिल कितनी 17, 25 पंजे 125, 125 और 17 142 की 2 हासिल कितनी 14। और कहाँ बच गया वे, 25 और 14 39, शायद सही पढ़ा रहा हूँ। 2 के बाद पॉइंट गुणा 10/2। तो भैया ये आंसर निकल के आया फाई ई बराबर पॉइंट खा गए, ये बच गया 2 एकम 2, 19, 9 दूनी 18, 1 12 6 4। किताब में क्या आंसर है, किताब में 1.96 10⁻³ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैज्ञानिक विधि के अनुसार लेकर लिख दूँ इसको तो 1.96 × 10⁻⁰ वोल्ट इंटू मीटर, ये आपका आंसर। अब कैलकुलेशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों को समझ में आ गए होंगे। पहले देखो ई वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, एस वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो मैंने सीधा सूत्र लगा दिया ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और ई वेक्टर और एस वेक्टर का मैंने डॉट कर दिया, अदिश गुणा कर दिया, तो आंसर आ गया। दूसरे सवाल में ई का मान दिया हुआ है, क्षेत्रफल नहीं दिया है, पर उसने बोल दिया कि शीट वृत्ताकार है भैया, और उसकी त्रिज्या दे दी, तो त्रिज्या देते ही मैंने पाई आर स्क्वायर लगा दिया। इंपॉर्टेंट जो बच्चे अटकते हैं, जो आपके दिमाग का बल्ब जलना चाहिए, वो दिमाग का बल्ब आपका यहाँ जलना चाहिए। कितना अच्छा है देखो ना, कि थीटा का मान 30 ना लेकर क्या लेना होगा 60। क्लियर एकदम बिल्कुल। छापो चलो, स्क्रीन पॉज कर करके जल्दी से लिख लिया करो ना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.2 की, क्योंकि उसे पढ़ना भी जरूरी है, क्वेश्चन की दृष्टि से ना, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट है एक ऐसा। एग्जाम्पल नंबर 2.2 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। पेज नंबर 28,
एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक बेलन, एक समान विद्युत क्षेत्र लीजिए पहले तो, ये लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो, कितना बढ़िया, देखो ध्यान से, ये वाला ये ला, ये बन गया हमारा विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर। अब भैया इसमें एक बेलन रखना है और इस प्रकार रखना है कि उसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो। बेलन, बेलन को रखने का एक तरीका ये है, ऐसे नहीं, क्योंकि ये तो अक्ष जो है वो क्षेत्र के लंबवत हो जाएगी भैया, तो बेलन को ऐसे रखो, इस तरीके से सुंदर सा एक बेलन बना दो, ये बन गया बेलन। अब आप गोसा बेलन में पकड़ लेके हत्ते हुए बनाओ, अब वो रोटी बनाने वाला बेलन नहीं है ना, मतलब सिलेंड्रिकल एक शेप है, ठीक है। दर्शाइए कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य है, मुझे सिद्ध करना है कि जो संपूर्ण फ्लक्स आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0। थोड़ा बुद्धि का उपयोग करते हैं। देखिए बच्चों, बेलन ये बंद बेलन है, बंद बेलन का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, इसमें एक आकृति तो यहां है, ढक्कन लगाओ, एक पाइप दबा, ये मार्कर थॉट कर लो यार, बेलन है, एक ढक्कन तो यहां लगा हुआ है और एक ढक्कन ये सामने लगा हुआ है, ये वाला सपोज है ना, 2 शेप है, और तीसरी हो गई इसकी बेलनाकार शेप। मार्कर जैसा है, इधर से देखूंगा तो बिल्कुल वृत्त नजर आएगा, सामने से देखूंगा तो भी वृत्त नजर आएगा, और साइड से देखूंगा तो क्या नजर आएगा, बेलन। मतलब इस बेलन में 3 आकृतियां हैं, इस बेलन में 3 आकृतियां हैं, बुद्धि का उपयोग करें, तीनों पर एक एक पॉइंट मान लें। इस वृत्ताकार स्लेट पर एक पॉइंट मान लिया, ये ले, इस भाई साहब का नाम रख दिया हमने S1, सरफेस नंबर 1। यहां भी एक वृत्ताकार है, इसका नाम मान लिया S2, सरफेस नंबर 2। और ये बेलनाकार आकृति पर कहीं भी जो तुम्हें अच्छा लगे, S3। विचार करिए कि एक बंद बेलन था, एक बंद बेलन था, उसके 3 हिस्से थे, 2 वृत्ताकार और 1 बेलनाकार, ठीक है। तो एक विद्युत क्षेत्र जो था उसमें आपने एक बेलन रख दिया, उस बेलन के 3 हिस्से थे, S1, S2 और S3, 3 पर एक एक पॉइंट ले लिया। अब मुझे तो फ्लक्स की बात करनी है, देखो बुद्धि का उपयोग करो। तो भैया इस बंद सतह है, बेलन बंद है ना, तो बेलन का जो फ्लक्स होगा φe, उसका सूत्र होगा क्लोज इंटीग्रेशन, बंद बेलन है पूरा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक नोट में बताया था। फिर अगर आप इस बंद सरफेस को ओपन सरफेस में चेंज करना चाहो तो ऐसा करो, S1 और S2 और S3 तीनों को अलग अलग कर दो, फिर ये क्लोज इंटीग्रेशन ओपन हो जाएगा। पहले S1 के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर S2 के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और फिर S3 के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? बेलन था, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश इस प्रकार रखा कि अक्ष क्षेत्र के अनुदिश हो। 3 हिस्से थे, S1, S2, S3, पहले पूरा कर दिया, फिर तीनों को अलग अलग कर दिया। अब भैया तीनों पर बताओ तो सही, कहाँ ई वेक्टर कहाँ ds वेक्टर? तो सोचो, ई वेक्टर तो फिक्स है भैया, इस दिशा मान रखा है, तो देखो S1 पर ई वेक्टर इधर ही रहेगा, S2 पर भी ई वेक्टर इधर ही रहेगा, और S3 पर भी ई वेक्टर इधर ही रहेगा। भाई ई वेक्टर तो फिक्स है ना, जिधर मान रखा है उस दिशा में होगा। पर बात करूं अगर ds वेक्टर की, तो ds वेक्टर होगा सतह के लंबवत। देखो इस मार्कर को मैं इधर से देख रहा हूं, तो इसका ds, सोचो आप, देखो इधर से देखो, आप देखो ऐसे, इस मार्कर को मैं यहां से देख रहा हूं, इस सतह है, तो इसका ds वेक्टर तो बाहर सतह के लंबवत होगा ना, यानी कि इसका ds वेक्टर इधर होगा, इस दिशा मान लो ds वेक्टर। अच्छा, इस मार्कर को इधर से देखूंगा, इधर से इधर रहेगा, उधर से देखा तो इधर है ना, मतलब कहने का मतलब इसका ds वेक्टर इधर जाएगा। और जो ये बेलनाकार शेप है, बेलनाकार खुद के लंबवत, यानी कि ds वेक्टर कहां जाएगा? ऊपर। थोड़ा बुद्धि का उपयोग करना होगा आपको, है ना।
मतलब S1 पे जो कोण बन रहा है वो 180 का बन रहा है, S2 पे जो कोण बन रहा है वो 0 का बन रहा है, और S3 पे कोण कितने का बन रहा है, 90 का। देखिए फाई ई बराबर S1 की बात करूं, S1 की E ds cos 180, ठीक। S2 की बात करूं, E ds cos 0, और S3 की बात करूं तो E ds cos 90। अच्छा, फाई ई बराबर cos 180 का मान आएगा माइनस का 1, तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस इंटीग्रेशन में ई तो सब में कांस्टेंट है, तो आप ई को तो भले बाहर निकाल सकते हो। S1 के लिए क्या बचेगा, ds, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। cos 0 का मान कितना आएगा, 1, ई का निकाल लिया हमने बाहर, तो S2 के लिए क्या बचेगा, ds, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना चौड़ा S1 होगा उतना ही चौड़ा S2 होगा, समान बेलन है, तो जितनी चौड़ाई इस हिस्से की है उतनी ही चौड़ाई इस हिस्से की है। तो जो इंटीग्रेशन ds S1 के लिए है वही इंटीग्रेशन ds S2 के लिए है। कुछ भी समान मान लो, e a मान लो, चलो, तो यहां भी a ही आएगा, और प्लस का e से माइनस ये कट जाएगा, तो नेट जो फ्लक्स निकल के आएगा वो आएगा 0। मतलब इस सतह का फ्लक्स कितना है, 0। और यही मुझे सिद्ध करके दिखाना था कि भाई जो सतह होती है, जो बेलन रखा हुआ है, उसका नेट फ्लक्स कितना है, 0 है। क्लियर है यहां तक कहानी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं आवेश वितरण की। थ्योरेटिकल हेडिंग है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट बच्चों बात करें हम सतत आवेश वितरण। ध्यान से देखना, बहुत सरल हेडिंग है। किसी भी वस्तु पर आवेश का सतत वितरण 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? पहला जो आवेश वितरण होगा वो होगा रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। दूसरा जो वितरण होगा वो होगा बच्चों पृष्ठीय आवेश वितरण। बहुत सरल हेडिंग है, आप ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आ जाएगा। और जो तीसरा होगा वो होगा आयतन आवेश वितरण। किसी भी वस्तु पर आवेश का सतत वितरण 3 प्रकार से हो सकता है। किसी वस्तु पर आवेश का सतत वितरण 3 तरीके से होता है। अगर आवेश का वितरण एक लंबाई के अनुदिश है, देखो ध्यान से देखना, इनका यूज लेना भी सिखाऊंगा मैं आपको अच्छे से। अगर आपको लगे कि आवेश, चलो मैं इसको साफ कर दूं ना, ये तो नोट कर लिया है और स्क्रीन पॉज करके नहीं किया, जल्दी से नोट कर लीजिए ना, उसके बाद उसको पढ़ाता हूं। देखो, आपको ऐसा लगता है जैसे कि उदाहरण के लिए मेरे पास एक तार है, इसलिए मैंने साहब क्या समझाता हूं। मेरे पास एक तार है, तार, चालक तार। क्या है मेरे पास? एक चालक तार। अब इस चालक तार को आवेश देना है, तो भैया आवेश तो उस जगह पर फैलेगा जहां द्रव्यमान होगा, और चालक में केवल कहां फैलेगा? वो बाहर। तो जब इस चालक को मैं आवेश दूंगा, मान लो प्लस आवेश दिया, तो ये प्लस आवेश इस तार पर लंबाई के अनुदिश फैल जाएगा। जब हम तार को आवेश देंगे तो ये आवेश इस तार पर लंबाई के अनुदिश फैल जाएगा। ध्यान से देखिए, जो आवेश है वो इस आकृति में लंबाई के अनुदिश है, एक रेखा में है, इसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। यदि सिंपल परिभाषा है रेखीय आवेश वितरण की, बिल्कुल, कि यदि आवेश वितरण, आवेश का वितरण लंबाई के
अनुदिश हो, लंबाई के अनुदिश हो। यदि आवेश का बंटवारा, आपने किसी चीज को आवेश दिया और वो आवेश लंबाई के अनुदिश फैल जाए तो रेखीय आवेश वितरण। आवेश दिया और वो क्षेत्रफल के अनुदिश फैल जाए, पृष्ठीय का मतलब क्षेत्रफल, यदि वो क्षेत्रफल के अनुदिश फैल जाए तो पृष्ठीय आवेश वितरण। और अगर वो आयतन के अनुदिश फैल जाए तो वो आयतन आवेश वितरण। तीन बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल परिभाषा, तीनों आकृतियों के उदाहरण सहित समझा रहा हूं, अच्छे समझिए बात को कि रेखीय आवेश वितरण क्या है कि यदि आवेश का वितरण या किसी वस्तु को जब हम आवेश दें और वो आवेश लंबाई के अनुदिश फैल जाए तो वो है रेखीय आवेश वितरण। एग्जाम्पल चालक तार, या और एग्जाम्पल देखिए, आपके पास में कोई वलय है, वलय रिंग टाइप नहीं होती क्या, चालक वलय। अब ये बताइए आप, वलय में अंदर तो द्रव्यमान होता ही नहीं, खाली जगह है, इसको आवेश दूंगा, सोचो यह आवेश ही तो फैलेगा। तो अगर मैं वलय को आवेश दूंगा ना तो वलय पर भी आवेश परिधि के अनुदिश, और परिधि एक लंबाई होती है, मतलब लंबाई के अनुदिश फैलेगा। तो ये दोनों ही किसके उदाहरण हैं? रेखीय आवेश वितरण के उदाहरण है। रेखीय आवेश वितरण का मतलब है आवेश का बंटवारा रेखा में। रेखा का मतलब है कि लंबाई के अनुदिश हो। यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश होता है, अब सीधी हो, घुमावदार हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, इस वास्ते में कोई मतलब नहीं है, बस लंबाई के अनुदिश हो, तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। पृष्ठीय की बात करें तो जब आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो, कैसे? फॉर एग्जाम्पल्स, कोई भी चालक ले लो, चालक प्लेट है, ये लो, हमारे पास चालक प्लेट है, पूरी प्लेट, प्लेट का मतलब इसमें अंदर भी द्रव्यमान है, इस जगह पर द्रव्यमान है, ध्यान रखना। तो जब चालक को आवेश देते हैं तो आपको पता होगा कि चालक का आवेश तो केवल और केवल कहां जाता है? सतह पर, अंदर बिल्कुल आवेश जाता ही नहीं है। तो ये जो वितरण है चालक प्लेट, अरे कोई भी चालक हो यार, प्लेट से क्या मतलब है? किसी भी आकृति का कैसा भी चालक हो, क्योंकि चालक पर जो आवेश का वितरण होगा वो केवल कहां होता है? सतह पर। तो सभी चालकों में जो आवेश वितरण है वो कैसा माना जाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। सभी चालक तथा खोखला कुचालक, खोखला कुचालक। अगर कुचालक गोला है मान लीजिए स्फीयर, और वो खोखला है, तो अंदर तो जगह ही नहीं है ना, फिर भी आवेश कहां जाएगा? सतह पर। तो ये माना जाएगा पृष्ठीय। परिभाषा में कोई दम नहीं है, मैं अलग अलग आकृतियां जो आपको बोल रहा हूं उन्हें आप फील करके देखना कि परिभाषा तो क्या है। रेखीय आवेश वितरण, यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो तो ये रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। पृष्ठीय आवेश वितरण, यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो, पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। आयतन आवेश वितरण, यदि आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो तो ये आयतन आवेश वितरण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है। रेखीय के एग्जाम्पल समझ में आ गए, चालक तार, चालक वलय। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई भी चालक, कैसी चालक प्लेट, चालक गोला, चालक कुछ भी चालक, कैसा भी चालक हो, ठोस हो, खोखला हो, सभी प्रकार के चालक में कौन सा वितरण रहेगा? पृष्ठीय। और कुचालक कौन सा होना चाहिए? खोखला। बात करूं आयतन आवेश वितरण की, तो भैया आयतन में तो अंदर तक आवेश जाना चाहिए, तो अंदर तक आवेश चालक में तो जाएगा नहीं, तो कोई भी चालक में वितरण आयतन नहीं होता। कुचालक में हो सकता है, पर कुचालक होना चाहिए ठोस। तो अगर कोई ठोस कुचालक गोला है, ये गोला कैसा है? ठोस और कुचालक दोनों चीज होनी चाहिए। मान लीजिए कोई गोला है, इसमें अगर मैं आवेश दूंगा, बट इन बातों को बहुत ध्यान से देखना, आगे जब हेडिंग आया करेंगी तो आपको परेशानी होगी भाई ना, मतलब इसमें है कुछ भी नहीं है पर समझ में नहीं आया ना आपको, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फीलिंग के साथ समझ में आना चाहिए। तो आवेश का जो वितरण रहेगा यहाँ पर आने वाले समय में 3 प्रकार से पढ़ाऊंगा मैं आपको। कौन कौन सा बच्चों? समझ में आ गया होगा उम्मीद है। एक तो रेखीय आवेश वितरण, जिसकी डेफिनेशन रहेगी यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो, रेखीय मतलब लंबाई। पृष्ठीय आवेश वितरण, यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो। और आयतन आवेश वितरण, आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो। रेखीय का एग्जाम्पल है चालक तार और चालक वलय। पृष्ठीय का एग्जाम्पल है सभी चालक, कैसा भी चालक हो भले से। और खोखला कुचालक,
और आयतन का तो एक ही वितरण, एक ही एग्जाम्पल हो सकता है, ठोस और कुचालक। अच्छा, अब इनमें तीन तरह के घनत्व हैं। जैसे पहले में निकल के आया कौन सा, रेखीय आवेश घनत्व, इसका प्रतीक रहेगा लैम्बडा। रेखीय वितरण में कौन सा घनत्व आया, रेखीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय वितरण में कौन सा घनत्व निकल के आया, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा। और यहां कौन सा घनत्व निकल के आएगा, आयतन आवेश घनत्व यानी कि रो। विचार करें, मैं इन्हीं पॉइंटों सेट कर दूंगा। क्या हेडिंग पढ़ा रहा था मैं, आवेश का वितरण कितने प्रकार से होगा, तीन। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार से है, लंबाई के अनुदिश हो जाएगा तो रेखीय आवेश वितरण। एग्जाम्पल तार वाले दिमाग को रखना। क्षेत्रफल के अनुदिश आवेश बटेगा तो पृष्ठीय आवेश वितरण, सभी चालक और खोखला कुचालक। और अगर आयतन के अनुदिश भी आवेश जाए तो वो होगा आयतन आवेश वितरण, जैसा कि ठोस कुचालक। अब इनमें तीन घनत्व हैं, रेखीय आवेश घनत्व, प्रतीक अच्छे से याद कर लेना लैम्बडा, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। चर्चा यहीं से स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए कि इसकी लंबाई है L, कितनी लंबाई है L, L लंबाई का चालक है और कितना आवेश फैला हुआ है इस पर Q, कितना आवेश फैला हुआ है Q। L लंबाई पर Q आवेश है तो एकांक लंबाई के बट में कितना आएगा, वो रेखीय आवेश घनत्व है। विचार करो कि आपने Q आवेश फैला दिया L लंबाई पर, तो एकांक लंबाई पर कितना बटे में आएगा, Q बटे L। तो भैया लैम्बडा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन L। अच्छे से सूत्र रट जाना चाहिए, लैम्बडा बराबर Q बटे L। परिभाषा, एकांक यदि आवेश का बंटवारा लंबाई के अनुदिश हो तभी बात कर सकते हो आप लैम्बडा की। क्षेत्रफल के अनुदिश होगा तो सिग्मा की बात करूंगा, और आयतन के अनुदिश होगा तो रो की बात करूंगा। कि यदि आवेश का बंटवारा लंबाई के अनुदिश हो, आवेश लंबाई के अनुदिश बट रहा हो, तो एकांक लंबाई पर जो आवेश है, यदि आवेश का बंटवारा लंबाई के अनुदिश हो तो एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो है रेखीय आवेश घनत्व। मात्रा की बात करूं तो मात्रक हो जाएगा इसका कितना, कूलाम बटे मीटर, कूलाम बटे मीटर। दूसरी इसकी बात कर ली। चलिए, यहां पर आपने Q आवेश क्षेत्रफल में फैला दिया और मान लीजिए ये क्षेत्रफल में फैलाया, कितने फैलाया, ए क्षेत्रफल में। तो ए क्षेत्रफल में कितना आवेश है Q, एक के बटे में कितना आया, यानी कि सिग्मा का जो सूत्र है वो है Q बटा A। परिभाषा किसकी, पृष्ठीय आवेश घनत्व की, कि यदि आवेश वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो, आवेश कहां बटा हो, क्षेत्रफल के अनुदिश, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसका जो मात्रक है वो बन जाएगा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। और अब तो आप समझ ही चुके होंगे शायद कि यहां मान लीजिए Q आवेश कितने आयतन में है, V आयतन में, तो एकांक आयतन के बट में जो आया रो है Q अपॉन V। इसका मात्रक कूलाम बटे मीटर Q। खेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये समझ लेना चाहिए। सतत आवेश वितरण बहुत इजी हेडिंग है, सिर्फ सारे नाम हेडिंगों में से ही निकालने हैं, नया तो कुछ याद रखना ही नहीं है। तीन सूत्र आपको अच्छे से याद करने हैं, लैम्बडा Q अपॉन L, सिग्मा Q अपॉन A, रो Q अपॉन B। कब किसकी बात की जाएगी, आकृति पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। हेडिंग लिखिएगा, चलो जल्दी से नोट करो। हेडिंग लिखें आप सतत आवेश वितरण, हेडिंग लिखें आप सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण लिखिए। नीचे देखो, आवेश का सतत वितरण, आवेश का सतत वितरण निम्न तीन प्रकार से होता है। आवेश का सतत वितरण, आवेश का सतत वितरण निम्न तीन प्रकार से होता है। नंबर 1 लिखें हेडिंग, रेखीय आवेश वितरण,
पहली हेडिंग रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण में लिखो यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो, यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो, यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। एग्जाम्पल लिखे नीचे, लंबाई को अंडरलाइन कर लेना है ना, डेफिनेशन में जो लंबाई है उसे अंडरलाइन करना। एग्जाम्पल लिखिए चालक तार, एग्जाम्पल लिखो चालक तार कौमा चालक वलय पर आवेश वितरण। एग्जाम्पल लिखें चालक तार एवं चालक वलय पर आवेश वितरण, चालक तार एवं चालक वलय पर आवेश वितरण, चालक तार एवं चालक वलय पर आवेश वितरण। यदि आवेश का बंटवारा लंबाई के अनुदिश हो तो रेखीय आवेश वितरण कहते हैं भाई इसको, है ना। एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इसी में फर्स्ट हेडिंग में नीचे स्टार लगा के हेडिंग लगा दें रेखीय आवेश घनत्व, एक लाइन का गैप दे करके इसी में पहली हेडिंग में एक हेडिंग और लिख दें रेखीय आवेश घनत्व ब्रैकेट में लैम्बडा। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा भाई इसका, है ना, रेखीय आवेश घनत्व ब्रैकेट में लैम्बडा। इसमें लिखो यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो, भाई लैम्बडा की बात कब करोगे जब आवेश लंबाई के अनुदिश फैला होगा, है ना, कि यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो, यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो तो, यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो तो एकांक लंबाई पर स्थित आवेश, यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो तो एकांक लंबाई पर स्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो तो एकांक लंबाई पर स्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। समझ में आया? आवेश का सतत वितरण तीन प्रकार से होगा, जिनमें नंबर एक है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय का मतलब लंबाई, कि यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो तो वो है रेखीय आवेश वितरण। उसी में हेडिंग बनाई मैंने रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व कह रहा है कि अगर लंबाई के अनुदिश वितरण है तो एकांक लंबाई पर स्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। सूत्र लिखो लैम्बडा बराबर क्यू बटे एल। सूत्र लिखें भैया लैम्बडा बराबर क्यू बटे एल। लैम्बडा हो जाएगा यहाँ रेखीय आवेश घनत्व, क्यू आवेश और एल वो लंबाई जिस पर आवेश फैल रहा है। और बगल में मात्रक में लिख दे कूलाम बटे मीटर, कूलाम बटे मीटर, कूलाम बटे मीटर। क्लियर कहानी? ठीक है जी। दूसरी विधि लिखें, पहली हो गई रेखीय आवेश वितरण, दो लाइनें गैप देकर के नेक्स्ट हेडिंग लिखें पृष्ठीय आवेश वितरण। कॉपी कर दें बिल्कुल इसी की, पृष्ठीय आवेश वितरण। जहां जहां लंबाई वर्ड आया है वहां क्षेत्रफल लगा दीजिए। यदि देखो जल्दी रफ्तार में, यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो, यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण
क्षेत्रफल के अनुदिश हो, यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो, क्षेत्रफल को अंडरलाइन करना, तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। उसी कॉपी कर लेना पहले वाले की, रफ्तार में लिखें जल्दी से ना। एग्जाम्पल लिखिए, सभी चालक, कैसा भी चालक हो ना, कोई भी चालक, मैंने एक ही में बता दिया है, सभी चालक कौमा खोखले कुचालक में आवेश वितरण। चालक तो कैसा भी हो, खोखला हो चाहे ठोस हो, पर कुचालक केवल खोखला ही होना चाहिए। सभी चालक एवं खोखले कुचालक में आवेश वितरण, खोखले कुचालक में आवेश वितरण। क्लियर? इसमें हेडिंग लगाएं, पृष्ठीय आवेश घनत्व ब्रैकेट में सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व ब्रैकेट में सिग्मा। तो जिस तरीके से हमने रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखी है, सेम उसी तरीके से आप पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा सोच सकते हो। एक बार आप सोच के देखें, जल्दी से स्क्रीन पॉज करके सोच लें, मैं बोलता हूं, लिखो। यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो, यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो तो, यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो तो एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश, यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो तो एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो तो एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। सूत्र लिखें, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, और इसका मात्रक लिखें कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, तीसरी विधि, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। इसमें लिख दें, यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण कैसा हो, आयतन के अनुदिश हो, यदि आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यदि आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यदि आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। एग्जाम्पल लिखें इसका, ठोस कुचालक में आवेश वितरण, ठोस कुचालक, ठोस भी होना चाहिए, कुचालक भी होना चाहिए, ठोस कुचालक में आवेश वितरण। ठीक है। और इसमें हेडिंग बनाए, आयतन आवेश घनत्व ब्रैकेट में रो, आयतन आवेश घनत्व ब्रैकेट में रो। इसमें लिखो, यदि आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो, यदि आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो, यदि आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो तो एकांक आयतन पर स्थित आवेश, यदि आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो तो एकांक आयतन पर स्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। सूत्र लिखने, रो बराबर क्यू बटा वी, रो बराबर क्यू बटा वी, और मात्रक लिखें कूलाम बटे मीटर क्यू,
कूलाम बटा मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा विद्युत फ्लक्स के बारे में और सतत आवेश वितरण के बारे में। कल से हम गाउस का नियम स्टार्ट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ तक पढ़िए। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी कल देखते हैं। ठीक है ना, और जो मैंने आपको अभी बातें समझाई थी उनका विशेष ध्यान रखना, बहुत ढंग से पढ़ाई कीजिए ताकि उसका कोई निष्कर्ष निकल पाए। ठीक है ना, बस।